हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी अर्धवार्षिक जो परीक्षा है उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं। और दोस्तों, टॉपिक का नाम है आपका रस। देखिए, जो ये रस वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये आपकी ब्लूप्रिंट में क्लियर दे रखा है। ठीक, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ब्लूप्रिंट में क्लियर दे रखा है रस की परिभाषा। ठीक, और उसके बाद में स्थायी भाव, रस की परिभाषा, स्थायी भाव ये पूछे जाएंगे। और विभिन्न जो रस है ना दोस्तों, उन रसों की परिभाषा उदाहरण सहित आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछी जाएगी। तो अर्धवार्षिक जो परीक्षा है ना दोस्तों, इसमें भी हिंदी ग्रामर से रस टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है। इसलिए आप पूरा अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखेंगे और कंप्लीट करना, एक एक चीज़ को आप ऐसे कंप्लीट कर लेना ताकि भूल ना पाएँ इस तरह से। ठीक, चलिए बात करते हैं रस प्रकरण की। और मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। कक्षा 10वीं वालों के लिए और 12वीं वालों के लिए ये रस प्रकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसलिए। और अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, नए विजिट कर रहे हो चैनल पर, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट डेली प्राप्त होती रहेगी। और आइए बात करते हैं आज हम रस की। ठीक, जानेंगे यहाँ पर। ये सबसे पहले रस की जो है परिभाषा आपको दी गई है। किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता या फिर हम दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, अब जो काव्य होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, रस युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो काव्य में हमेशा क्या पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना कि उसमें रस पाया जाता है। तो अगर हम किसी भी कविता या कहानी को पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या एक प्रकार से देख रहे हैं, और हमारे मन में अगर वो आनंद उत्पन्न करता है, क्या क्या उत्पन्न करता है, अगर हमारे मन में वो आनंद उत्पन्न कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें रस है। ठीक, तो ये परिभाषा ऐसी की ऐसी आप परिभाषा लिख सकते हैं। रस की परिभाषा लिखिए तो इस प्रकार से, किसी भी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार भी आप समझ लें कि भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा बताइए, तो आप इस प्रकार से बताएंगे, जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अब देखो, भरत मुनि जी ने क्या कहा था, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, रस निष्पत्ति ही। ठीक है ना, इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे भरत मुनि जी हैं उनके अनुसार जो रस हैं, रस के कितने अंग हैं, रस के 4 अंग होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अगर आपका बना कि रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं, तो आप क्लियर आप बताएंगे रस के 4 अंग होते हैं। एक तो है स्थायी भाव, एक है विभाव, एक है अनुभाव और एक है संचारी भाव। ठीक है, अब हम देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्थायी भाव के बारे में। जो आपका स्थायी भाव होता है ना, वो हम कह सकते हैं कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं ना, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। अब जो सहृदय रहता है ना दोस्तों, वो रहता है मनुष्य। ठीक है, कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो भाव विद्यमान होते हैं, जो भाव पाए जाते हैं ना दोस्तों, उनको स्थायी भाव बोला जाता है। ठीक है, और स्थायी भाव के बाद में यहाँ पर जो आपको अगला जो दे रखा है ना दोस्तों, वो है आपका विभाव। क्या दे रखा है, विभाव दे रखा है। तो विभाव के बारे में भी हम जान लेते हैं, विभाव क्या होता है। जो दोस्तों विभाव है ना आपका, ये होता है, कह सकते हैं एक प्रकार से स्थायी भावों के उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं, मतलब जिन कारणों से ये स्थायी भाव जो दे रखा है ना, ये स्थायी भाव अगर उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जिन कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो उन कारणों को हम विभाव कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से बनेगी कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। और दोस्तों, जो ये विभाव है ना, विभाव, इसके 2 अंग बताए गए हैं, या कह सकते हैं 2 भाग है। एक तो है आलंबन विभाव, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, आलंबन, और एक है उद्दीपन। ठीक है, आलंबन और उद्दीपन जो है, ये 2 प्रकार के विभाव के अंग होते हैं। ठीक, अब विभाव के बाद में दोस्तों बात करते हैं अनुभाव की। ठीक है, ये सारी एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटने दूंगा। ठीक है, सारे के सारे मार्क्स आपको मिलेंगे आराम से।
तो देख सकते हैं आप कि अगला जो हमारा भाग है या रस का अंग है उसको हम क्या कहते हैं, ये भी आप समझ लें। उसको अपन अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव क्या होता है ये समझिए। अनुभाव होता है दोस्तों आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं, ठीक है, आश्रय की बाहरी जो शारीरिक चेष्टाएं होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अनुभाव कहते हैं। अब आश्रय कौन है, कोई भी व्यक्ति, ठीक, वापस में सिंपल वे में बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति होता है। आश्रय की जो बाहरी शारीरिक चेष्टाएं हैं, किसी भी व्यक्ति की बाहरी शारीरिक जो चेष्टाएं होती है ना दोस्तों, उनको अनुभाव बोला जाता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं किसी भी व्यक्ति का बता रहा हूँ। ठीक है, वास्तविकता में आश्रय कोई भी व्यक्ति ही होता है इस तरह से। तो आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव के बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों संचारी भाव की। किसकी बात करेंगे अब हम, संचारी भाव की बात करेंगे कि संचारी भाव वास्तविकता में होते क्या हैं। मतलब कि जो आश्रय है, अभी मैंने बताया था आश्रय मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आश्रय के चित्त में, चित्त मतलब होता है मन, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले जो अस्थिर मनोविकार होते हैं ना, अस्थिर मनोविकार, मनोविकार मतलब मन के विकार, ठीक है, मनोविकार मतलब होता है मन के विकार। और अस्थिर मनोविकार किसमें, किसी भी व्यक्ति के मन में अगर अस्थिर मनोविकार है तो उन अस्थिर मनोविकारों को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, अब अस्थिर है इसका मतलब ये है कि ये आते जाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ये संचार करते रहते हैं, मतलब संचरण करते रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, संचारी भाव बोला जाता है। क्या करते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के मन में, जिसको अपन आश्रय कहते हैं, आश्रय के मन में अस्थिर, ठीक, जो मनोविकार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और दोस्तों जो संचारी भाव है ना, इन संचारी भावों की जो संख्या है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपके संचारी भाव हैं जो कि आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 33। तो जो मुख्य रूप से आपको याद रख लेना है ये कि 33 संचारी भाव पाए जाते हैं। अगर प्रश्न बना कि संचारी भावों की संख्या बताइए तो आप बता देंगे 33। स्थायी भाव, मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन स्थायी भाव। और उसके बाद में विभाव, तो विभाव में आप बताएंगे कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण विभाव। और अनुभाव क्या है, तो अनुभाव बताएंगे आश्रय की, मतलब किसी व्यक्ति की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं। और उसके बाद में आता है संचारी भाव, तो किसी भी व्यक्ति के मन में, मतलब कि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले जो अस्थिर मनोविकार होते हैं ना, उनको संचारी भाव बोला जाता है। अब इनके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों रस तथा उनके स्थायी भाव। अब देखो मुख्य रूप से 10 रस माने गए हैं। ठीक है, 10 ही रस के स्थायी भाव में आपको बता रहा हूँ। एक और भक्ति रस को शामिल कर लिया है, ये मैं पहले ही बता दूँ। जो 11वां रस माना है वो कौन सा माना है, भक्ति माना है, और इसका स्थायी भाव भी भक्ति होता है। ये मैं शुरू में ही बता देता हूँ आपको। लेकिन आपकी जो हिंदी की बुक है मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों की, उसमें क्लियर जो दे रखा है कि रस तथा उनके स्थायी भाव में कि 10 प्रकार के रस हैं। उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग बुक में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दे देते हैं। ठीक, तो देखिए आप स्थायी भाव और रस। दोस्तों सबसे पहले तो आता है हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, जो श्रृंगार रस है ना, ये इस प्रकार से लिखा था, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ये वाला स्रा आपको लिखना है श्रृंगार, ठीक, ये। और अगर आपने ये वाला स्रा लिख दिया तो ये स्रा गलत हो जाएगा, आपको यही स्रा लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। इसके बाद में शांत रस, शांत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है निर्वेद। इसके बाद में करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव है करुणा या शोक। हास्य रस, हास्य का है हास। वीर रस, वीर रस का है उत्साह। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस, विभत्स का है जुगुत्सा। और एक और इसका होता है जुगुत्सा या फिर घृणा। ठीक है, जुगुत्सा या घृणा किसका है, तो याद रखना विभत्स रस का। अद्भुत रस, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वो है विस्मय। और इसके बाद में आता है वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। तो ये आपके पूरे के पूरे 10 ही रस मैंने आपको बता दिए, और 10 ही रस के दोस्तों स्थायी भाव भी आपको बता दिए। और प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं, वो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। देखिए कैसे पूछते हैं वो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो आप बता देंगे रति।
और ऐसे पूछ सकते हैं रति किसका स्थायी भाव है, तो आप बता देंगे श्रृंगार रस का। इसी प्रकार से जो 10 ही रस है ना उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। अब देखो परिभाषा वो ऐसे पूछ तो सकते ही हैं, एक और चीज़ वो क्या करते हैं कि आपको दे दी कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो एक ही परिभाषा में हम सारी परिभाषाएं कैसे कंप्लीट करें वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। यहाँ विभाव अनुभाव, ठीक, विभाव अनुभाव और संचारी भाव, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का। अब पहला रस देख लेते हैं हम, कौन सा, श्रृंगार रस। ठीक, अब जो श्रृंगार रस है ना ये समझना आप, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है ये हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस है तो उसमें बता देंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव तथा उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको परिभाषा ऐसे लिखना है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का रति नामक स्थायी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से अगर शांत का पूछ लिया तो भी आप बताएंगे विभाव अनुभाव और संचारी भाव का। ठीक है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का निर्वेद नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से करुण का पूछ लिया तो भी यही बताएंगे, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का करुणा या शोक नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपको सिर्फ उदाहरण ही याद करना है और उसके बाद में पूरे के पूरे ये याद कर लेने हैं, क्या, पूरे के पूरे जितने भी जैसे 10 रस दिए 10 ही रस के स्थायी भाव याद कर लेना, उदाहरण याद कर लेना और सिंपल परिभाषा एक ही परिभाषा सारी परिभाषा बन जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हास्य का देख लीजिए, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का हास नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से वीर का बताएंगे कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव का उत्साह नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से रौद्र का बताएंगे, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का रौद्र मतलब क्रोध नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से भयानक का बताएंगे कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव का भय नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 10 ही रस के बता देना है और सिर्फ याद क्या करना है आपको, स्थायी भाव और एक परिभाषा जो मैंने बताई है कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव का विभत्स नामक, जो विभाव अनुभाव और संचारी भाव का जुगुस्सा नामक स्थायी भाव के साथ जब काव्य में संयोग होता है तो वहाँ पर विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। और इसी प्रकार से अद्भुत और वात्सल्य, इस प्रकार से आप सारे के सारे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इस प्रकार की अपडेट आपको चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बता देना। कक्षा 10वीं वाले, 11वीं वाले और 12वीं वाले और 9th वाले जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सभी CBSE बोर्ड वाले हो, ठीक है, CBSE बोर्ड वाले हो या फिर MP बोर्ड वाले हो, याद रखना सभी के लिए एक ही पाठ्यक्रम चालू है NCERT। ठीक, NCERT की जितनी भी बुक है उसी के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हम आपको कौन कौन से और मतलब मटेरियल की आवश्यकता है तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, जो सारा का सारा NCERT बेस्ड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कोई बंदा ज्वाइन होना चाह रहा है और स्पेशल, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी बंदा हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाह रहा है, स्पेशल पर्क्स और कह सकते हैं कि अगर वो अपनी बात डायरेक्टली हम तक पहुँचाना चाह रहा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल में ज्वाइन नामक जो बटन दी गई है उसको बिल्कुल आप जाकर दबाइए, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। उसमें मैंने फ़ीस भी बहुत ही कम रख रखी है, ये भी आप ध्यान रखें। 29 रुपीज़ से स्टार्ट है, 29 रुपये से। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपकी बात डायरेक्टली हम तक पहुंचानी है तो बता दीजिए, मैं कमेंट में जवाब दूंगा, उसका बिल्कुल 100% जवाब दूंगा। ठीक है, और वीडियोस में भी उनको शामिल करूंगा और बताऊंगा कि देखिए कि इन स्टूडेंट्स ने हमें बताया है कि ये इनको आवश्यकता है, तो उसी के आधार पर हमने ये वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।